सबसे पहले तुम कौन सा करना चाहते हो, स्ट्रेस या लिटरेरी फॉर्म्स? लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स पहले कर लो। ये देखो आपका आरपीएससी के सिलेबस में पार्ट 2 में जो 6th पॉइंट है, आपका 6th पॉइंट है एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेस। उसमें आपके ओड, एलिजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड्स, एलिटरेशन, हाइपरबली, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सैटायर, आयरनी, ओनोमैटोपिया, इतना है। मैंने अभी जो आपको 75 क्वेश्चंस का क्विज आज हम कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, उनमें सब कुछ कवर्ड है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है 6th वाले पार्ट के लिए। ओनली मैंने इसमें एलिजी और सोनेट कवर नहीं किया है। एलिजी और सोनेट इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि लगभग 8 दिन पहले एक वीडियो डाला है लिटरेरी फॉर्म्स के या लिटरेरी टर्म्स के नाम से, उसमें मैंने उन दो को काफी डिटेल में कवर किया, इसलिए मैंने बाकी सारे आज कर लिए और आप केवल इनको पढ़कर चले जाओ। ओके, और वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम्हें अच्छा लगे तो तुम अपने दोस्तों को फॉरवर्ड शेयर करो, और नहीं अच्छा लगे तो अपने दुश्मनों को भेज दो। ठीक है, किसी को तो भेजो। ओके, लिटरेरी क्विज क्वेश्चन नंबर 1, पे अटेंशन। ये आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस है। हाइपरबली, हाइपरबली इज, आपका पहला ऑप्शन है अ क्विक यूज ऑफ सैटायर, नहीं। अ पैरोडी ऑफ अ फेमस पर्सन, पैरोडी मतलब मजाक उड़ाना, नहीं। एन एग्जैजरेशन, देखो हाइपरबली का की वर्ड है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन दो फॉर्म्स का की वर्ड है, एक तो है आपका हाइपरबली और एक सैटायर में भी एग्जैजरेशन यूज होता है। कंफ्यूज मत होना, सैटायर के फीचर्स अलग होंगे, भले उसमें ये आएगा एग्जैजरेशन आएगा, है ना। तो और हाइपरबली का तो कीवर्ड एग्जैजरेशन है। एन एग्जैजरेशन इन फिगरेटिव लैंग्वेज। चौथा, अ पर्सन हु गेट्स हाइपर, जल्दी से भड़क जाने वाला, नहीं। सी, एन एग्जैजरेशन इन फिगरेटिव लैंग्वेज। अगला, which word is closest in meaning to hyperbole? अब देखो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों की मीनिंग्स आप समझो। एम्बेजलमेंट, गबन करना, धन की हेरा फेरी कर देना, बैंक वैंक में लोग करते ना। एम्बेजलमेंट, गबन करना। प्रेमोनिशन, पूर्वाभास, अपने को पहले से आभास हो जाता है ना कि कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये सारी चीजें प्रेमोनिशन। एग्जैजरेशन, बढ़ाना चढ़ाना, ये हमारा आंसर है। चौथा है सर्वेलेंस, नजर बंद करना, किसी को अपनी निगाह में रखना। हमारा आंसर है सी, एग्जैजरेशन। Number 3, it cost an arm and a leg is an example of, it cost an arm and a leg is an example of hyperbole, है ना। इतना महंगा, ऐसा लगा जैसे मुझे एक हाथ और एक पैर ही देना पड़ रहा है, इतना महंगा, बहुत अधिक महंगा, हाइपरबली। ऑप्शन है सैटायर, मेटाफर, पन, हाइपरबली। चौथा, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी है। बहुत अधिक भूख लगना इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली।
इतनी भूख कि मेरे सामने कोई घोड़ा रख दे तो मैं पूरा घोड़ा खा जाऊं, है ना, ये हाइपरबली है। अब ये देखो, हाइपरबली इज यूज्ड फॉर, हाइपरबली किस चीज के लिए यूज होता है? दरवाजा बंद करो। हाइपरबली इज यूज्ड फॉर A, describing a feeling, B, creating a comic mood, C, emphasizing a point, D, creating confusion. Emphasizing a point, ये आपका आंसर होगा C। शिव, सारे जेरोक्स खत्म हो गए? हाँ मैम, सब में बात हुई। चलो, sixth question. Laughter is the best medicine is an example of, laughter is the best medicine is an example of, किस चीज का? हाँ, किस चीज का एग्जाम्पल है? Laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine. तुमसे आरपीएससी पन इसलिए नहीं पूछेगा कि सिलेबस में नहीं है, वो ऑप्शन में देने वाला देता रहेगा। तुम्हारे तो सिलेबस में पन है ही नहीं, काहे का पन पूछेगा? ये पन, वो आपका मेटाफर है, ये मेटाफर है। Laughter is the best medicine कहने का मतलब है खुश रहो, वही सबसे बड़ी दवा है। हम हंसते कब है जब हम खुश रहते हैं, तो इसलिए कि मेटाफर है, ये हाइपरबली नहीं है। लाफ्टर, हाइपरबली में अतिशयोक्ति होगी, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहा जाएगा। कहने का मतलब है खुश रहो। Which of the following is not true about metaphor? Which of the following is not true about metaphor? हाइपरबली में सामान्य से अधिक का भाव रहेगा, लाफ्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं। Which of the following is not true about metaphor? पहला, it conveys more information using less words. कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कही जाती है ना? She is a rose कहने में उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं करना पड़ रहा, सिंपल एक शब्द रोज से बहुत कुछ समझ में आ जाता है सामने वाले को, तो ये तो करेक्ट है। It is a comparison between two unlike things which suggest a likeness. दो असमान चीजों में तुलना जिससे कि एक समानता नजर आती है, ये भी ट्रू है। It is closely related to analogy and simile. Analogy मतलब एक कंपैरिजन, किसका? जैसे अपन अक्सर जब ये कहना चाहते हैं, एनालॉजी का उदाहरण लो, कैसे वो मेटाफर वगैरह से कैसे सिमिलर होता है। अब जैसे अपन बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि तुम ना यूनाइटेड रहो, आपस में लड़ा झगड़ा मत करो, तो अक्सर उस किसान की कहानी सुनाई जाती है जिसके 4 बेटे थे और उसको वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बांध के गठरी में उसको दी। वो कहानी याद है ना तुम सबको, कि देखो उसको एक साथ गठरी में बंधे हुए को तोड़ना मुश्किल है, उनको अलग अलग कर दो तो टूट जाता है। तो ये एक कहानी है, किस चीज को समझाने के लिए? एक आइडिया को समझाना है कि मिलजुल कर रहोगे तो स्ट्रॉन्ग रहोगे, और ऐसे अलग अलग झगड़े आपस में करते रहोगे तो तुम कमजोर पड़ोगे। तो ये कहानी एक एनालॉजी है, एक तरह का कंपैरिजन जिससे कि राइटर अपनी बात को प्रस्तुत करता है। हाँ बिल्कुल, denoting one kind of idea used in नहीं, कहाँ पे थे
हाँ, analogy and simile, इनसे मिलता जुलता होता है, वही नहीं होता, मिलता जुलता होता है। सिमिली जैसा होता है कई तरीकों से, analogy जैसा होता है, बिल्कुल सही है। A word or phrase, मेटाफर एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है denoting one kind of idea, is हटा दो, used in place of another, is हटाओ, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, used in place of another to suggest a similarity, हाँ बिल्कुल समानता दर्शाई जाती है। E, a metaphor says, देखो क्या कहा है, metaphor कहता है that something is like or as something else, नहीं, ये simile होता है। What is the aim of satire? व्यंग्य का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को अपमानित करना, दूसरे को बुरा महसूस कराना, to make people feel bad, to insult others। तीसरा, to bring about change। सामने ये है आंसर, सामने वाले में परिवर्तन लाना। हंसी तो उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, पर उसका उद्देश्य ये होता है कि तुम इसको ठीक कर लो। To show superiority, हम तुमसे सुपीरियर हैं ये दिखाना नहीं। सी, dash is the use of humor or ridicule। ridicule satire का की वर्ड है, ridicule satire का की वर्ड है, तो satire is the use of humor or ridicule to expose flaws in human nature and behavior। त्रुटियां, कमियां, गलतियां, फ्लॉज मनुष्य के स्वभाव में और मनुष्य के बिहेवियर में शो करने के लिए, तो वो सैटायर है हमारा आंसर। A literary figurative device that uses the sound of a word to imitate the sound of an action is onomatopoeia। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जिससे कि किसी एक्शन को समझा जा सकता है, किसी एक्शन को वर्णन करने के लिए, ओनोमैटोपिया। The origin of the word onomatopoeia is the Greek word a। स्पेलिंग देखो, O N O M A T O P O I I A, ये है मूल शब्द, ग्रीक शब्द। The word hyperbole is derived from the Greek word hyperbole, to throw above, ऊंची फेंकना। देखो, to throw above, ऊंची फेंकना। अब कहते हैं ना ज्यादा फेंक मत, ऊंची फेंकना मतलब एक सामान्य सी बात को इतना उछाल देना। कैसे? जैसे अब ये ने कहा था ना कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं तो घोड़ा ही पूरा खा जाऊं। ये ज्यादा ही ऊपर फेंकना, तो ऊपर बली। और देखो इंग्लिश का वर्ड है हाइपरबोला, जहां से कि हाइपरबोली निकला है। इन्होंने हाइपरबोली और ये हाइपरबोला, इसको फाइनली हाइपरबोली किया है। जैसे किसी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बिल्कुल। एग्जैजरेशन उसका कीवर्ड है ना। चलो 13, a rhetorical device where an author or speaker uses overstatement for emphasis and effect is overstatement, हमेशा hyperbole। Overstatement, exaggeration is equal to hyperbole।
तो a rhetorical device where an author or speaker uses overstatement for emphasis and effect is hyperbole. हाइपरबली का दूसरा नाम है B A U X E S I S ऑक्सेसिस A U X E S I S ये जितने तुम्हारे लिटरेरी टर्म्स वाले जो ओरिजिन्स है ना, बैलेट का, इसका उसका, ये सारे मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो उसको तुम लोग खाना वाना खाते वक्त इनको सुन लिया करो तो वो खुल जाएगा अपने आप, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। चलो, all the world's a stage is an example of धवन क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, दिख रहा है मुझे। All the world's a stage is an example of all the world's a stage is an example of all the world's a stage is an example of ये तो मैं 10 बार करा चुकी हूँ क्लास में। मेटाफर है तो, दुनिया रंगमंच है। All the world's a stage is an example of। तूने गलती करी ना शिवानी, तेरे मम्मी पापा कम डांटे कि मैं तेरे घर पे आके कूटूंगी तेरे को, याद रखना। इतनी बार करा चुकी हूँ, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, लिखाया है मैंने। उस टाइम पे याद आना चाहिए तुम्हें। The English word metaphor comes from the Greek word, ये देखो ए आपका, ये तीनों वर्ड्स याद रखो। मेटाफेरो METAPHERO, ये मेटाफोरा METAPHORA, मेटाफराइन, ये तीनों याद रखो। वैसे मेटाफेरो है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल है, बट क्योंकि ये दो वर्ड्स भी दिए गए हैं इसलिए अपन को पता होना चाहिए, पर फेरो तो याद रखो, PHERO, यहाँ से आया है। 17 The meaning of metaphor is, metaphor का मतलब है, पहला ऑप्शन है to transfer, सेकंड ऑप्शन है to make, तीसरा ऑप्शन है to renew, चौथा ऑप्शन है to follow। मैंने बोर्ड में करा रखा है ये आप लोगों को। क्या क्या लिखा था मैंने? कैरी फॉरवर्ड लिखवाया था, ट्रांसफर, कैरी फॉरवर्ड या ट्रांसफर, है ना? देखो, जब वो कहता है कि रंजीत सिंह इज द लायन ऑफ पंजाब, ये एग्जाम्पल मैंने बोर्ड में कराया था, रंजीत सिंह इज द लायन ऑफ पंजाब, तो क्या हुआ? अब इसमें शेर की जो क्वालिटी है वो एज इट इज रंजीत सिंह पर ट्रांसफर हो गई है। रंजीत सिंह तो शेर ही है, शेर जैसा नहीं है। कैरी फॉरवर्ड या ट्रांसफर, इतना सा देख जाना बस एक क्विज। आंसर आपका टू ट्रांसफर। व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ सैटायर? व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ सैटायर? अब ये देखो, इसका मतलब एक पॉइंट नॉट ट्रू है, तीन चीजें तो सैटायर के बारे में ट्रू है। सैटायर के बारे में सत्य क्या नहीं है? अ लिटरेरी जॉनर, ये एक साहित्यिक श्रेणी है इन विच, जिसमें की वाइसेस, बुराइयां, फॉलीज, मूर्खताएं, abuses, कमियां, कमजोरियां, shortcomings are held up to ridicule. Ridicule शब्द satire का की वर्ड है, इसलिए ये तो ट्रू है। अगला, its purpose is
कंस्ट्रक्टिव सोशल क्रिटिसिज्म, सुधार कार्य इसका उद्देश्य है, कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव इसका एक एस्पेक्ट है, ये भी ट्रू है। तीसरा, इट यूजेस विट, बुद्धिमत्ता, हंसाने के लिए, ये भी ट्रू है। चौथा, सैटायर इज ऑलवेज पर्सनल, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सैटायर दो तरह का होता है, पर्सनल सैटायर या इम्पर्सनल सैटायर। पर्सनल सैटायर में किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, और इम्पर्सनल सैटायर में जनरल है ना। अपन अक्सर फेसबुक वगैरह पे राजनेताओं में से किसी का नाम लिया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके बारे में कोई ऐसी व्यंग्य वाली बात कही जाती है, दैट इज पर्सनल सैटायर। इम्पर्सनल, अगर राजनेताओं के ही बारे में, जनरल राजनेता, किसी का नाम पर्टिकुलरली लिए बगैर उस पर व्यंग्य किया जाए तो वो इम्पर्सनल सैटायर हो जाता है। इज इट क्लियर? चलो अब अगला, the English word satire comes from the Latin word, देखो satura lanx, ए वाला satura lanx, lanx satur, सारे करेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन देखो, satura lanx, केवल satura आए तो भी मार्क करो, lanx satura आए तो भी मार्क करो, satura lanx आए तो भी मार्क करो, बाकी ऑप्शन नहीं है, satiro और satar और ये सब नहीं है। One of the most common satirical techniques is मैंने आपको बताया था कि सैटायर में एग्जैजरेशन यूज किया जाता है, गलती उसकी इतनी सी होगी, उसको इतना बड़ा करके पेश करेंगे सैटायर में, एग्जैजरेशन, बड़ा चढ़ाकर कमियों का वर्णन मतलब हंसी में करते हैं। Which of these writers was not a satirist? मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। Which of these writers was not a satirist? कौन था इनमें से जो व्यंग्यकार नहीं था? ड्राइडन व्यंग्यकार थे, है ना। एमए में आप लोग पढ़ते हो एब्सलम एंड अकितोफेल, व्यंग्य है। पोप आपका व्यंग्यकार था, है ना, रेप ऑफ द लॉक वगैरह लिखते हैं। स्विफ्ट आपके बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, बल्कि उनकी बुक गलिवर्स ट्रैवल्स बहुत फेमस है, सैटायर है। मिल्टन। आयरनी comes from the Greek word, अब मैं आपको पहला जो ऑप्शन दिया है आयरन, EIRON, जिसका मतलब है ढोंगी, डिसेंबलर, ढोंगी। मैंने आयरनी आगे वर्णन किया, एग्जांपल्स दिए, चिंता मत करो। आयरनी, आयरन EIRON इसका मूल शब्द है, मीनिंग डिसेंबलर, ढोंगी। अभी देखो, पहले तुम ये देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी मैंने देखा है, लिखा है आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी दिख रहा है। अगर एक फायर स्टेशन में आग लग जाए, कैसी विडंबना है, वहां आग लग गई, फायर स्टेशन में आग लग गई, चोर पुलिसमैन का हेलमेट चुरा के ले जाए, पुलिसमैन उसकी हेलमेट चोरी कर ली, थाने में चोरी हो जाए, समझ में आ रहा है कैसी विडंबना है। अरे ये कैसी बात हुई? हाँ, मैंने एग्जाम्पल क्लास में दिया था, समुद्र के बीच में खड़े हो, मतलब जहाज में बैठे हो, प्यासे मर रहे हो, समुद्र के बीच हो, ये कैसी स्थिति हुई? ये सब आयरनी का एग्जाम्पल है। ये देखो, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन जलकर राख हो जाती है। अरे फायर इंजन, वहां पे इतने फायर इंजन होते हैं, वो आप उसको बंद नहीं कर सके, बुझा नहीं सके, कैसी विडंबना है। द पुलिस स्टेशन इज रॉब्ड,
पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाएगी। A pilot has a fear of heights. पायलट कहता है मेरे को ऊंचा जाने में डर लगता है। मैरिज काउंसलर तलाक फाइल करता है, मेरे को तलाक चाहिए, मैरिज काउंसलर है। A policeman's helmet is stolen. Okay. A traffic constable's license is suspended for speeding. तेज चला रहा है। ये सब आपके आयरनी के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके बेसिस पर आप ऊपर बताओ which is not true of irony. पहला, the use of language that normally signifies the opposite of the words said. हाँ, irony में इस तरह क्यों? जैसे satire परिवार का ही है irony, इसलिए जो कहना चाहते हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ही कहेंगे। Deliberately contrary to what one expects. हम जिस चीज की उम्मीद करते हैं उससे उल्टा कुछ हो जाए। हम थोड़ी उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले की हेलमेट को चुरा के ले जाएगा चोर। हम सोचते हैं उससे तो बच के रहेगा। ये सब what appears on the surface is different from what is. जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से नहीं होता, ये भी सच है। Language is sweet and melodious नहीं, आयरनी की भाषा स्वीट एंड मेलोडियस हो, ये नहीं है। Which of these is a famous satirical work? इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है? गलिवर्स ट्रैवल्स बहुत फेमस रचना है, जॉनथन स्विफ्ट की। Up 25. The ancient Greek term for personification was prosopopia. P-R-O-A. P-R-O-S-O-P-O-P-O-E-I-A. Prosopopia. अगला, personification is, किसे कहते हैं हम personification? The representation of a thing or an abstract quality as a living being. यही है ना? निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाना। B, एक सजीव को निर्जीव की तरह दर्शाना नहीं। C, both A and B. D, neither A nor B. आपका आंसर A है। The representation of a thing or an abstract quality as a living being. 27. The cave mouth yawned is an example of personification. The cave mouth yawned. क्या मतलब है cave mouth yawned? पे पानी पी लेती हूँ एक मिनट। इतने लोगों ने पानी पिया कि नहीं पिया, प्यास लगी। The cave mouth yawned. क्या होता है cave mouth yawned? गुफा का मुंह, जैसे अपन उवासी लेते तो पूरा मुंह खोलते हैं ना अपन, वैसे गुफा का मुंह इतना बड़ा खुला था मानो उवासी ले रहा हूँ। ये आपका personification है, मानो गुफा का मुंह भी हो और फिर वो उवासी भी ले रहा हो, ये सारा। The personification. The occurrence of the same sound at the beginning of adjacent or words near each other is called alliteration. पास पास वाले शब्दों का साउंड रिपीट होता हो बिगिनिंग में। Consonants and assonants are terms related to alliteration.
हाँ 28 रह गया 28 रह गया 28 because I could not stop for death he kindly stopped for me is an example of death को he she ये सब क्या ना personification. 31 in a dramatic monologue में ये कर रखा है हमने पहले the speaker reveals his temperament and character only through speech अपने speech के थ्रू कोई song dance कुछ नहीं see only through speech रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी पोएम में ड्यूक अपने आए हुए मेहमान को एक पेंटिंग दिखाता है माय लास्ट डचेस ये चारों आपके ड्रामेटिक लिसन ये चारों रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं एंड्रिया डेल सार्तो पोर्फिरिया's lover last ride to be sung who wrote the famous monologue love song of J. Alfred Prufrock T.S. Eliot ने लिखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसी तरह से टेनिसन का यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग है Who among the following is not associated with the dramatic monologue? T.S. Eliot बिल्कुल उन्होंने लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखा है पीटी शैली नहीं लिखा है No. Which of the following is similar to dramatic monologue? फर्क तो है soliloquy dramatic monologue से मिलता जुलता है डिफरेंस तो है पर है काफी समानता ये भी मैं करा चुकी हूँ कैरेक्टर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग मेक्स अ स्पीच डायरेक्टली टू द ऑडियंस दूसरा अनदर कैरेक्टर चाहे ऑडियंस को करे वो डायरेक्टली चाहे स्टेज पर ही मौजूद एक व्यक्ति से करे तो दोनों डैश इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉक देखो सेल्फ टॉक soliloquy की वर्ड है soliloquy का सेल्फ टॉक a speech that a character makes to himself a speech that a character makes to himself ये है soliloquy Which of the following is not a dramatic monologue? अब इसमें देखो Ulysses by Tennyson dramatic monologue है The Love Song of J. Alfred Prufrock by Eliot dramatic monologue है Dramatis Personae by Robert Browning dramatic monologue है Two Daffodils by Robert Herrick lyric है dramatic monologue नहीं है Which of these is not a feature of the dramatic monologue. अब इसमें जो 4 पॉइंट्स है मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं 4 तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर हैं ही 5वां नहीं है ना तो इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स बिल्कुल एक ही व्यक्ति बोलता है द स्पीकर डायरेक्ट्स हिज स्पीच एंड इमोशंस अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को एक लिसनर को सुनाता है जो कि या तो स्टेज पर मौजूद है या हम मान लेते हैं इन्फर कर लेते हैं मान लेते हैं कि मौजूद होगा कोई ना कोई तो मौजूद होगा who is either present on stage or inferred बिल्कुल सही the dramatic monologue reveals the mind and character of the speaker बिल्कुल है ना the speaker wishes to give a different impression of himself speaker अपने बारे में अलग impression देना चाहता है and the reader gets a different impression of him पाठक एक अलग impression बना लेता है ये भी होता है 5वां there cannot be more than one listener in a dramatic monologue एक ही व्यक्ति स्टेज पर हो सकता है लिसनर जरूरी है ये ट्रू नहीं है Which of these is not true
monologues and soliloquies are both literary techniques that writers use to enhance character. मतलब कैरेक्टर को और अच्छे से समझाने के लिए soliloquy और dramatic monologue दोनों यूज किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है। soliloquy जब आप पढ़ते हो, जैसे टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट जो बोलता है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में, उससे आपको समझ में आता है कि हैमलेट का माइंड कैसे चलता है, काम कैसे करता है उसका मन, उसका व्यक्तित्व कैसा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में तो पता चलता ही है। सेकेंड, दे आर यूज्ड टू हाइटन टेंशन एंड एडवांस प्लॉट। टेंशन वो तनाव नहीं है जो हम लाइफ में महसूस करते हैं। ड्रामेटिक टेंशन एक अलग तरह की चीज होती है। वो जैसे वो सितार गिटार के तार होते हैं ना, उनमें टेंशन होता है, एक खिंचाव होता है, वो जो कि ड्रामा में होता है, बिल्कुल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एडवांस प्लॉट। To be or not to be, that is the question, is one of the best known soliloquies in Western literature. बिल्कुल करेक्ट है। A soliloquy is also called an aside. नहीं, बिल्कुल नहीं। soliloquy अलग होता है, aside अलग होता है। soliloquy में भी क्या होता है, व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा है। aside में स्टेज पर लोग खड़े हैं और ये हमारा कैरेक्टर एक दो लाइन बोलता है, बस केवल एक दो लाइन जोर से बोल रहा है ताकि दर्शकों को समझ में आए, पर स्टेज पे खड़े हुए और लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है ना। अरे कैसा मूर्ख है, मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है और मैं कहती हूँ कैसा मूर्ख है ये, तो उसको नहीं सुनाई पड़ रहा जिसको मैं मूर्ख कह रही हूँ, दर्शकों को सुनाई पड़ रहा है। ये असाइड है ना, ड्रामेटिक डिवाइस है। फिर which is not true of the soliloquy. soliloquy के बारे में कौन सी चीज सच नहीं है? A soliloquy is a monologue addressed to oneself. खुद से ही बात करता है व्यक्ति, खुद से। अर्जुन बहुत लाउड है, लाउड बहुत है, अच्छा। It is especially used in drama. soliloquy को विशेष तौर से ड्रामा में यूज करते हैं to let the audience know the thoughts and emotions of the speaker or character. कि भाई स्पीकर या कैरेक्टर के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी करेक्ट है ना। soliloquy से ही पता चलता है कि बोलने वाले के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। soliloquies are generally thought to be truthful. soliloquies के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल जो बोलने वाला व्यक्ति बिल्कुल सत्य का बयान कर रहा है, क्योंकि उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्टेज पर कोई है ही नहीं। Because when no one is listening, जब सुनने वाला कोई नहीं है, there is no motivation to lie. तो झूठ बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। The listener on stage remains silent. कौन सा इसमें not true of the soliloquy है? डी। लिसनर कोई होता ही नहीं है स्टेज पे, फिर साइलेंट वायलेंट की तो बात ही नहीं है। An epic is, एपिक किसे कहते हैं? An epic is a kind of play, नहीं, ये बी आपका डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एपिक है बी। A kind of narrative poetry which deals with large scale events, बड़े पैमाने पर घटनाएं, heroic characters and myths, है ना, बड़े बहादुरी दर्शाने वाले कैरेक्टर्स, पौराणिक कहानी, किस्से, मिथ्स, ये सब होता है। बी आपका ऑप्शन है, यही प्रॉपर डेफिनेशन है एपिक का। अ काइंड ऑफ नैरेटिव पोइट्री व्हिच डील्स विद लार्ज स्केल इवेंट्स, हीरोइक कैरेक्टर्स एंड मिथ्स।
फिर 43 which is not true of epic poetry. एपिक पोइट्री के बारे में क्या चीज सच नहीं है? अब ये देखो, मैंने आपको के 11 पॉइंट्स दिए, 11 तो यूं ही है, 11वां 10 पॉइंट्स जो है वो सारे एपिक के ऊपर सही बैठते हैं। इसलिए आपको अपने हाथों हाथ याद करो। देखो, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन हेक्सामीटर। एपिक कभी भी दूसरे किसी मीटर में नहीं होता, हेक्सामीटर। ओके, तो वो 6 feet and 12 syllables, 6 feet और 12 syllables. It is a narrative on a grand scale, बड़े पैमाने पर कहानी, narrative यानी कहानी, concerning संबंध रखता है the exploits, मतलब बहादुरी के कार्य, of a hero, एक ऐसे हीरो का engaged in a serious endeavor, जो किसी बहुत बड़े काम के लिए endeavor, serious endeavor, कोई बहुत महत्व के कार्य के लिए निकला है ना? करेक्ट है ये भी। होमर्स इलियड एंड ओडिसी, होमर के 2 एपिक्स हैं, इलियड और ओडिसी, इनसे नियम बने कि ऐसा होता है एपिक, ये होता है एपिक। एस्टैब्लिश द नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी क्या होना चाहिए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने आप ही एपिक्स हैं ना, तो वो भी उसी पुराने काल के ही हैं। द हीरो हु बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ मिथोलॉजी, हीरो हमारी दुनिया से संबंध नहीं रखता, वो पौराणिक काल का है। वर्ल्ड ऑफ मिथोलॉजी पौराणिक काल से संबंध रखता है। खुशबू को आज कितनी नींद आ रही है। इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज स्ट्रेंथ एंड करेज, उसमें बहुत वीरता, बहादुरी, ये सब होता है। खास बात होती है डिस्टिंग्विश्ड। He fights perilous battles and goes on long journeys, खतरनाक युद्ध लड़ता है और लंबे लंबे खतरनाक यात्राएं करता है, ये भी होता है ना? Gods, demons and the supernatural, देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत, चुड़ैल, प्ले अ पार्ट इन द एपिक नैरेटिव, होते हैं, है ना? शूर्पणखा। जैसे ही एपिक के ऊपर प्रश्न आए, तुम अपने एपिक को देखो और अप्लाई करो कि इनमें ये है क्या। अगर है तो फिर वो पॉइंट करेक्ट है। क्या हुआ? खुशबू क्या कह रही है? क्या हुआ? हाँ, तो अब देखने कहाँ बैठे हैं, जो याद है हाँ, या उसको देख लो, उसको मतलब मेंटली वो कर लो कि हाँ इसमें है या नहीं है, तो एपिक समझ में आ जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक, सब्जेक्ट जो विषय है एपिक का, इन्वॉल्व्स और इंक्लूड्स, उसमें शामिल रहता है मिथ, मिथ यानी पौराणिक कहानियां, लेजेंड भी वही किससे, ये जो हम सुनते हैं कहा सुनी वाली बातें, मतलब कहा सुनी नहीं, क्या कहते हैं उसको, लेजेंड, किंवदंती वाले जो बातें होती है ना, वैसी बातें, हिस्ट्री एक्सेट्रा, थोड़ा बहुत उसमें इतिहास भी शामिल रहता है। ये सारी चीजें एपिक में रहती है। जैसे पूरे वंश का इतिहास बता देंगे, राजाओं का। फिर there are invocations, ईश्वर का आवाहन किया जाता है एपिक से पहले। लंबे लंबे भाषण होते हैं, लॉन्ग स्पीचेस एंड डाइग्रेशंस। डाइग्रेशन का मतलब किसी दुर्लभ चीज की प्राप्ति के लिए लंबी यात्रा करना। संजीवनी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी गए थे ना, डाइग्रेशन है वो। किसी दुर्लभ चीज की प्राप्ति के लिए लंबी यात्रा करना। मैंने एक पॉइंट इसमें नहीं डाला है, वो तुम लोग साइड में कहीं लिख लो।
हथियारों का लंबा चौड़ा वर्णन, हथियारों का लंबा चौड़ा वर्णन होता है। It is usually set in a heroic age, बहुत पुराने जमाने की कहानी, अतीत की, of the past, and embodies its countries or societies values and early history, अपने देश या अपने समाज के मूल्यों को दर्शाता है। एपिक्स आर नैरेटेड, एपिक्स को बांचा जाता है, कभी स्टेज पर एक्ट नहीं किया जाता। एंड हैव साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब जब हम ड्रामा देखते हैं, पहले ये हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, आगे फिर आगे फिर आगे। एपिक साइडवेज चलती है। अयोध्या में ऐसा हुआ, लंका में ऐसा हुआ, जंगल में ऐसा हुआ, साइड में चलती है, फिर आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती है। 3 जगहों की कहानी सुनानी है ना, इसलिए all the above are true, सारी सच है। An ode is a lyric poem in stanza form, a lyric poem in stanza form, proper definition। ode होता है 45, which is not true of the ode। अब इसमें भी 3 पॉइंट, इसमें इस वाले क्विज में तुम्हारे सारे फीचर्स सब आ गए। अब कुछ मत पढ़ो अलग से, केवल इसको देख जाओ। केवल एलिजी और सोनेट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो पिछले क्विज में मैंने करा दिया था, तो जिसमें लिटरेरी टर्म्स करके क्विज था शायद। Which is not true of the ode। The ode mostly addresses individuals or starts out with a personal reference। किसी न किसी तरीके से किसी का गुणगान किया जाता है, तो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। They contain faultless economy of phrasing, गागर में सागर वाला स्टाइल है। बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सोच विचार ये सब बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है। The ode has a dignified tone, गरिमापूर्ण स्वर रहता है, and is written on a dignified subject, गरिमापूर्ण विषय पर लिखा जाता है। They have a light and humorous tone, नहीं, ओड का कभी भी हल्का फुल्का स्वर नहीं रहता, मजाकिया स्वर नहीं रहता। Which is not true, ये लास्ट वाला पॉइंट। The originator of the ode is believed to be, actually पिंडारस से पहले भी 2 लोग हैं, पर हम लिटरेचर में पिंडारस नाम ही सुनते हैं। is believed to be पिंडारस। शुरू पिंडारस ने किया, फॉलो हॉरेशियस ने भी किया। Lyric poetry written in triadic form, sung and danced by a chorus, was the, अब तुमको लगेगा बैलेड है, पर तुम ट्रायडिक फॉर्म को देखो। ट्रायडिक फॉर्म तो केवल ओड में रहता था, है ना। ऐसे उलझाने वाली चीजें पूछी जाए तो ध्यान रखना। ट्रायडिक फॉर्म, क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो उस क्वेश्चन में कुछ फंसाने वाला शब्द है क्या, ढूंढो। सिंपल है या कुछ है। ये ट्रायडिक वायडिक क्या है, कुछ ओड से रिलेटेड टर्म है ना, इसलिए हमारा आंसर है ओड। What is true about the triad? ओड का जो ट्रायड होता है उसके बारे में क्या सच है? It is a group of 3 stanzas, हाँ बिल्कुल 3 stanzas। पहले 2 स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ एक जैसे मीटर में चलते हैं, बिल्कुल एक से होते हैं, आर सिमेट्रिकल एंड हैव द सेम मीटर। तीसरे स्टैंजा को ईपोड कहते हैं और उसका मीटर स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ से अलग चलता है। स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ तो एक जैसा मीटर रखेगा, ईपोड अलग मीटर लेकर चलेगा। If the poem
consists of more than one triad, अगर ओड में एक से अधिक ट्रायड हो तो सारे स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ सारे एक जैसे मीटर में चलेंगे और सारे इम्पोर्ट्स 1 मीटर में चलेंगे. If the poem consists of more than one triad, the imports correspond with one another, as do the strophes and the anti-strophes. ठीक है? There can be only one triad in a poem. क्या जरूरी है कि एक ओड में एक ही ट्रायड हो? नहीं, ये है हमारा आंसर. नॉट ट्रू. नहीं, ये पर नॉट ट्रू करना था. ये व्हाट इज नॉट ट्रू करो. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रायड? ये आपका ई वाला पॉइंट नॉट ट्रू है. द फॉर्म्स ऑफ द ओड आर, ओड्स 3 तरह के होते हैं: पिंडारस, Horatius और irregular ode. Pindarus, Pindaric, Horatian or irregular ode. An ode is a short lyric poem that praises an individual, an idea or an event. प्रशंसा करना, स्तुति गाना. Ceremonial and formal in tone. बहुत उसका जैसे टोन ही उसका जैसे कोई सेरेमनी चल रही हो, है ना. जैसे अपन लोगों के यहाँ ये पूजा पाठ वाली सेरेमनीज चलती है ना, उसका एक गंभीर स्वर होता है. इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक होता है, फॉलोज पोएटिक नॉर्म्स, पोएट्री के नियमों की पालना करता है. ऑल द अबव है हमारा आंसर. अब एक चीज समझो, मत कर दो, साइलेंट कर दे, ऊपर से स्क्रॉल कर दे, करता रहेगा जिसको. चल चार दो. अगला, अब एक पॉइंट याद रखो और उस चीज को यही समझ लो. 3 तरह के ओड्स होते हैं, और एक तो पिंडारिक ओड है, एक हॉरेशियन ओड है और एक इरेगुलर ओड है. पिंडारिक तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये इसमें स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इम्पोर्ट होता है. ये हॉरेशियन और इरेगुलर जो है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? हॉरेशियन ओड में ये होता है एक ही स्टैंजा फॉर्म को फॉलो किए. सपोज हॉरेस ओड्स लिखेंगे तो वो सारे ओड्स एक ही स्टैंजा फॉर्म को फॉलो करेगा. जैसे 10 लाइनें एक स्टैंजा में, पूरे ओड में 10 10 10 10 10. अगला ओड लिखा 10 10 10 10 10. सपोज किसी पोएट ने सोचा 8 8 लिखूंगा, तो उसके अधिकतर ओड्स में 8 8 8 8 चलेंगे. एक पोएम में सारे स्टैंजा 8 लाइन्स के, ये तो है ही, बट सारे ओड्स में अधिकतर ओड्स में 10 ओड लिखे, उसमें से 6 में प्रत्येक ओड के प्रत्येक स्टैंजा में 8 होंगे. जरूरी नहीं है 10 हो, मेरी मर्जी, मैं 7 लिखूं, मैं 10 लिखूं, कोई 8 लिखे, कोई 11 लिखे, पर फिर उसके अधिकतर ओड्स में वही 11 या 10 या 8 या 7 जो भी उसने सोचा वही चलता रहेगा. ये हॉरेशियन है. और इरेगुलर ओड में मर्जी, एक स्टैंजा में 17 लाइन चल रहे हैं, दूसरे में 23 चल रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं. पिंडारिक ओड में ट्रायड है. हॉरेशियन ओड में प्रत्येक स्टैंजा में फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस. कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रत्येक कवि फ्री है चुनने को, पर उसके अधिकतर कविताओं में वही चलता रहेगा. एक पैटर्न वो फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो करता है. नंबर ऑफ लाइंस, मीटर, जो भी वो करता है फॉलो करेगा. इरेगुलर में कोई कुछ भी वो नहीं है, फॉलो करने वाली बात नहीं, कोई रूल ही नहीं है. रूल ही नहीं है, बिल्कुल रूल ही नहीं है. अब याद रखो, जॉन कीट्स हमारा एक ऐसा कवि है जिसने कि मोटे मोटे 6 ओड्स तो लिखे हैं,
ओके, उसमें से उनका पहला ओड और आखिरी ओड, उनके पहले ओड में 67 लाइंस है, कुछ भी मीटर कुछ भी नहीं है, 67 लाइंस है पहला ओड, अंडरस्टूड। आखिरी ओड छठा 3 स्टैंजास हैं, प्रत्येक में 11 लाइंस। ओड नंबर 2, 3, 4, 5 टोटल 6 लिखे, 2, 3, 4, 5। इन ओड्स में जितने भी स्टैंजा, जरूरी नहीं है हॉरेशियन ओड का ये मतलब नहीं है हर एक में स्टैंजास की संख्या भी सेम होनी चाहिए, नो, बट नंबर ऑफ लाइन्स। तो 2, 3, 4, 5 ओड में जॉन कीट्स ने प्रत्येक स्टैंजा में 10 लाइन्स रखी। कोई उनका 3 स्टैंजा का ओड है, उसमें भी 10 लाइन होगा। कोई उनके 9 स्टैंजा का ओड है, पर प्रत्येक में 10 लाइन्स होंगी। इसलिए इंग्लिश कवियों में से हॉरेशियन ओड का मास्टर कौन था? जॉन कीट्स थे। आई बात समझ में? इनकी सबसे लंबी ओड है नाइटिंगेल, सबसे छोटी, कुछ मत लिखो सब क्वेश्चंस में, सबसे छोटी ओड है मेलंकली, पहली ओड है साइकी और आखिरी ओड है ऑटम। इतना कर लो, मतलब इंग्लिश जो ओड राइटर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ले लो, सब कुछ है ना, फॉलो कर शिवानी, कवर करा रखा है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मास्टर्स ऑफ द हॉरेशियन ओड वाज जॉन कीट्स। किसने इंट्रोड्यूस किया इर्रेगुलर ओड को इंग्लिश में? एब्राहम काउले। काउले का इर्रेगुलर ओड 53 is also known as Cowleyan Ode। ओड कहां से आया, कौन सी भाषा के कौन से शब्द से आया? बस ये एक शब्द याद रखो, सी वाला ऑप्शन, AEIDEIN, आइडियन, जिसका मतलब है गाना या उच्चारण करना, टू सिंग और टू चैंट। Shelley's ode to the west wind is a या an। पिंडारी कोड है तो उसमें ट्रायड होना चाहिए, नहीं है। हॉरेशियन ओड है, नहीं। उन्होंने जो भी ओड्स लिखे, किसी में क्या, किसी में क्या, किसी में क्या, अलग अलग। स्काईलार्क भी 32 में है, पर अलग काउंट है, 5 लाइन्स। और शैली का ये जो वेस्ट विंड है, इसमें 5 स्टैंजा है और प्रत्येक स्टैंजा में 14 लाइन है। अभी आगे बढ़ेंगे, हम वेस्ट विंड पूरा देखेंगे। Which of these is not true? Not true। क्या वहां नहीं मिला क्या? Which of these is not true? There are 3 types of odes: Pindaric और regular ode। Pindaric ode को ही regular ode कहते हैं। Horatian को homostrophic ode कहते हैं। होमो एक, homostrophic एक स्टैंजा जिसमें की, and the irregular ode। The Horatian ode has only 1 stanza type। The irregular ode has no consistent stanza pattern। Keats's odes tend to contain stanzas of 10 lines each and can therefore be called Horatian। कुछ तो पैटर्न है। All the above are true। Which of these is not true? तो हाँ, कोई बात नहीं, all the above are true। Not काट लो जाओ। Which of these is true? Which of these is true? चलो, all the above are true। Of the odes of Keats, the longest is, अब याद रखो, यही याद करो, घर जाके याद नहीं करना है।
Ode to Psyche पहला ode है 67 lines. Ode to Autumn आखिरी ode है 33 लाइन, 3 स्टैंजा, 11 11 11. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी में 10-10 लाइन के स्टैंजा हैं. ओड टू नाइटिंगेल सबसे लंबा ओड है, 9 स्टैंजा है. कोई नहीं पूछेगा 9 स्टैंजा है, लॉन्गेस्ट जरूर पूछ सकते हैं. सबसे छोटा उनका मेलनकली है, 3 ही स्टैंजा है. 8 स्टैंजा, 9 नहीं. ये देखो, ऑफ द ओड्स ऑफ कीट्स द लॉन्गेस्ट इज ओड टू अ नाइटिंगेल. 8 स्टैंजा है, 10 लाइन्स ईच के. क्लियर है? उनके ओड्स 18-19 वाले ओड्स कहलाते हैं. Which of these is not true of the odes of Keats? 1819 वाले ओड्स. 21 में तो डेथ ही हो गई थी, फरवरी 21. Ode to a Nightingale contains 8 stanzas of 10 lines each. Yes. तुमसे कोई नहीं पूछेगा कितने stanzas हैं. तुम्हें याद रखना है 10 lines each. तुम्हें याद रखना है Nightingale सबसे बड़ा, Melancholy सबसे छोटा, Psyche 67 lines, Autumn last, Psyche first. Ode on Melancholy contains 3 stanzas of 10 lines each. 10 lines each important है. Ode on Indolence contains 6 stanzas of 10 lines each. अब भी याद हो जाएगा तुम्हें कि Keats और 10 lines. Ode on a Grecian urn 5 stanzas, 10 lines each. Ode to Autumn 3 stanzas of 10 lines each. गलत. 3 stanzas of 11 lines each. सबसे लंबा ओड नाइटिंगेल, सबसे छोटा ओड मेलनकली, सबसे पहला ओड साइकी, सबसे आखिरी ओड ऑटम. Which of Keats' odes? Keats का ऐसा कौन सा ओड था जिसमें शुरू में 4 स्टैंजा थे, छापने से पहले 1 स्टैंजा को काट दिया? मेलनकली. उसको बाद में 3 कर दिया गया. Which of Keats' odes originally contained 4 stanzas? उसमें शुरू में 4 stanzas थे. But the original first stanza, जो कि शुरू का पहला स्टैंजा था, उसे हटा दिया गया था छापने से पहले. Was removed before publication in 1820. Ode on Melancholy. ठीक है? Which is the shortest of Keats' odes? Melancholy. Keats' ode to Psyche has 67 lines written in stanzas of varying length. Of अगला 62 of Keats' 1819 odes, probably Ode to Psyche was written first and Ode to Autumn was written last. पहला आपका Psyche है और आखिरी आपका Autumn. क्लियर है? अब हम Shelley, Ode to the West Wind. Ode to the West Wind consists of 5 sections. 5 stanzas हैं, written in terza rima. Terza rima क्या होता है? 3-3 लाइन के स्टैंजा और आखिरी में एक दोहा. तो शैली ने 3-3 लाइन के 4 स्टैंजा लिखे, 12 लाइन हो गए, और एक दोहा, कपलेट. इसको टर्जा राइमा कहते हैं, इसको सोनेट नहीं कहते. सोनेट तो पूरी कविता 14 लाइन्स की, ये तो एक स्टैंजा है 14 लाइन्स की. Each section consists of 4 tercets and a couplet. Tercet यानी 3 लाइन, 4-3 12 और एक कपलेट 2. शैली का वेस्ट विंड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. आयम्बिक पेंटामीटर नाम का मीटर, 5 feet 10 syllables. बिल्कुल करेक्ट है. All the above are correct. Which is not true of Shelley's Ode to the West Wind?
शेली ने इसे 1819 में फ्लोरेंस नाम की जगह के पास लिखा, इटली में। बिल्कुल वो एक क्रांतिकारी संदेश देना चाहते थे। He wanted to spread his message of reform and revolution, बिल्कुल क्रांतिकारी मैसेज देना चाहते थे। उन्होंने वेस्टविंड को उस क्रांतिकारी संदेश का, मतलब उन्होंने उसको संदेश वाहक मान लिया और अपने आप को संदेश वाहक मानते हैं उस विंड की तरह। The poem describes the west wind as an agent of change, परिवर्तन कराने वाली हवा, and the role of the poet as the voice of change. कवि की आवाज परिवर्तन कराने की आवाज होती है। देखो, जब कई 100 साल पहले जब समाज में बात चली होगी कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, तो एक बीज बोया गया, पर क्या वो बीज अगले दिन फूट गया? कोई बीज अगले दिन फूट जाता है क्या? कोई भी बीज हो, उसे जमीन में कुछ समय के लिए पड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप फूटता है। उसी तरह से कवि जो अपना मैसेज समाज को देता है, वो उस पोएटिक सीड की तरह होता है जो कि जमीन में गाड़ दिया गया। कोई भी कवि शायद अपने जीवन काल में इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, उसकी बातें तो वो बीज बन के रह गई, वो मन खप गया, उसके बाद उसको बीज फूटे। अक्सर होता है ऐसा। इसलिए यहाँ पर पोएट अपने आप को मानता है कि मैं उस संदेश वाहक का काम कर रहा हूँ। Perhaps the poem was written, संभवतः ये पोएम तब लिखी गई जब कवि के छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी, 3 साल का बेटा। Perhaps the poem was written in response to the loss of the poet's son William. The ode has 10 stanzas. नहीं, ये गलत है, 5 ही stanzas है ना? हाँ, 5 stanzas है, but वो उसको ही नहीं पूछेगा कितने stanza है। What is not true बताना है। ड्राइडन ने अलग अलग समय पर एक ही मौके के लिए, पर वो मौका अलग अलग सेलिब्रेट होता था, तो 2 ऐसे ओड्स लिखे। जैसे हर साल दिवाली आती है, हर साल आती दिवाली तो एक ही है, पर वो आती हर साल है। तो ऐसे एक ओकेजन जो हर साल आती है एक बार, पर आज के मौके के लिए एक ओड लिखा, फिर 10 साल बाद के मौके के लिए दूसरा ओड लिखा। 2 ओड्स लिखे सेम मौके के लिए। कौन से थे वो? सेंट सिसिलिया नाम का, सेंट सिसिलिया's डे नाम का जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उस मौके के लिए पहले उन्होंने लिखा A Song for Saint Cecilia's Day, और बाद में लगभग 10 साल बाद Alexander's Feast लिखा। यही 2 ओड्स हैं, इसी को मार्क कर लो। The 2 Pindaric Odes of Thomas Gray are, पहला वाला, यही 2 उन्होंने पिंडारिक ओड्स लिखी हैं, याद रख लो। Progress of Poesy and the Bard, Progress of Poesy and the Bard। किसने इस शीर्षक की किताब लिखी? Odes on several descriptive and allegoric subjects। कॉलिंस ने लिखी, विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस ढेर सारे ओड्स लिखे, एक किताब में छापी, उस किताब का नाम लिखा। बैलेड किसे कहते हैं? अ बैलेड इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग भी, पोएम भी, स्टोरी भी, ऑल दीज। Which of these poems are meant to be sung? नैरेटिव कहानी होती है, उसको गाया जाता है? नहीं। एलेजी नहीं, फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स नहीं, बैलेड। The word ballad comes from the Latin word ballad. Ballads are
सच है बैलेट के बारे में? ये सारी बातें सच है। यूजुअली रिटन इन बैलेट स्टैंजा और क्वार्टेट्स, 4-4 लाइन्स के स्टैंजा में लिखा जाता है। चौपाई यूजुअली हैव अ रेफरेन, एक ऐसा लाइन जो बार बार दोहराया जाता है। यूजुअली रिटन इन बैलेट मीटर, 8 और 6 के कॉम्बिनेशन में, 14er कहते हैं उसको। 8 मात्राएं, अगले लाइन में 6 मात्राएं, 8 और 6 मिलाकर 14 हो जाती है ना। ऑल ऑफ दीज 8 और 6 14er, 8 and 6 is equal to 14। वो दोहे की तरह लगेगा बट वो होगा नहीं दोहा। पहला 8 लाइन्स है, नेक्स्ट 6 है, 6 मात्रा, फिर तीसरा लाइन 8 है, फिर चौथा। तो वो कहेगा नहीं मेरा तो ना 14 है, 8 और 6 मिलाकर एक ही लाइन है मेरा, उसको बैलेट मीटर कहते थे। अपन लोग उसको गिनेंगे 8-6। A ballad in ballad meter has a combination of tetrameter and trimeter lines, 8 और 6। यही ट्रू है, बाकी सब गलत है। Can have any kind of meter, need not have rhyme, ये सब गड़बड़ है। What is true of a ballad? All the above are true है, ये सारे फीचर्स आ गए आपके पास। A narrative song passed down orally, मौखिक तरीके से कहानी गाई जाती है, सुनाई जाती है। In the English tradition, it usually has the quatrain pattern, quatrain वाला उसमें तरीका होता है ABCD। Folk or traditional ballads are generally anonymous, किसने सबसे पहले गाया उसको किसी को नहीं पता। फोक वाले लोक गीत कथाएं जो थी ना, वैसी किसने सबसे पहले गाया किसी को ही नहीं पता, जो गाने वालों को ही नहीं पता। हमने भी पहली पीढ़ी से सीखी है, उससे पूछो, हमने भी हमारी पहली पीढ़ी से सीखी है, किसी को नहीं पता। They recount, ballads में सुनाया जाता है recount tragic, comic और heroic stories with emphasis, जोर देकर on a central dramatic event, एक नाटकीय घटना पर। बैलेट्स, फोक बैलेट्स भी हो सकते हैं, लिटरेरी बैलेट्स भी हो सकते हैं, ये सब सच है। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस बैलेट है लबेल दाम सांस मर्सी, जो है ये ए। आखिरी एलेजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक एलेगोस या एलेजेइया। चलो बंद कर दो वीडियो।